का मतलब क्या है? तो मास को समझना चाहते हैं, क्योंकि कल हम लोग भार और मास दो चीजों को अलग अलग रूप में देख रहे हैं, है ना। तो भार को हमने ऑलरेडी देख लिया किस तरह से आकर्षण से, भार जो है आकर्षण से जुड़ा हुआ है। मास क्या है? तो कोई इकाई है, जैसे ये फोन है, ये किसी चीज से मिलकर बना है। ये जिन चीजों से मिलकर बना है उसको मास कह रहे हैं। तो मास नहीं बदलता है। यहाँ अगेन विज्ञान में जिस तरीके से मास देख रहे हैं और यहाँ देख रहे हैं, थोड़ा सा अंतर है। वैसे एक बार अगेन क्लैरिफिकेशन कर देना चाहता हूं कि मैं विज्ञान का बहुत सामान्य विद्यार्थी रहा। मैंने इंटर तक पढ़ाई की ठीक से, उसके बाद बीएससी में जब मैंने किया तो इतना अच्छे से पढ़ाई नहीं किया। उसके बाद मेरा अलग जर्नी शुरू हो गया। तो मैं विज्ञान का एक औसत विद्यार्थी रहा। थोड़ा बहुत ही मुझे मालूम है, तो जो भी मैं बोलूंगा विज्ञान के बारे में वो मेरा अपना नॉलेज अधूरा है ना। तो जो मैंने इधर उधर से सुन रखा है, पढ़ रखा है, उसके हिसाब से बता रहा हूँ आपको। और जब मैं दर्शन की बात कर रहा हूँ तो वहां भी मैं एक विद्यार्थी हूँ, अभी समझने के क्रम में हूँ, और बहुत सारी गलतियां होने की संभावना उसमें है, त्रुटि होने की संभावना है। तो इन दोनों को ध्यान में रखकर ही मैं अपनी बात को रख रहा हूँ, और आप उसको ध्यान में रखकर ही सुने। तो विज्ञान में जो मास कह रहे हैं, मास बेसिकली विज्ञान में जो फंडामेंटल शिफ्ट आया मास के बारे में, वो है जुलाई 2012 के बाद। और मास के लिए भी जैसे हमने देखा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए कोई एक जिम्मेदार पार्टिकल है जिसको फोटॉन कह रहे हैं, ऐसे वीक फोर्स के लिए, स्ट्रांग फोर्स के लिए, सभी के लिए वहां पे एक जिम्मेदार कोई पार्टिकल है। उस पार्टिकल के होने के कारण वो कार्यक्रम हो रहा है वहां पे। ऐसे ही मास के लिए विज्ञान में जो नया पार्टिकल को खोजा गया, बेसिकली नया जो बदलाव आया जुलाई 2012 के बाद, तो मास जो है किसी भी इकाई में मास हिग्स बोसान के कारण है। और जो हिग्स बोसान है वो तभी मास गेन करता है जब वो हिग्स फील्ड में रहता है। तो हिग्स फील्ड और जो पार्टिकल है हिग्स बोसान, उसके इंटरेक्शन से वहां पे मास को किसी तरीके से डिफाइन करने का प्रयास कर रहे हैं। इस पे एक बहुत अच्छी किताब भी आई है जिसका नाम ही है मास। उस पे विज्ञान में काफी अच्छे से विस्तार से चर्चा की गई है कि मास क्या चीज है। अपन लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, मास जो परमाणु है वो छोटे छोटे अंशों से मिलकर बने हैं। तो ये जो इन अंशों से मिलकर बना है वो सारे अंश को हम देख करके मास बोल रहे हैं। अब कोई ऐसी भी इकाइयां हैं, बहुत सारी हैं, जिनके अंदर मास है परंतु भार नहीं। उदाहरण के स्वरूप जैसे जीवन है, तो जीवन 61 अंशों से मिलकर बना है, जिसके मध्य में एक, और पहले जो परिवेश है, पहला परिवेश में 2, दूसरे परिवेश में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32 अंश होते हैं। इस तरह से 61 अंशों से मिलकर बना है। तो उसके अंदर मास है, परंतु जीवन में वेट नहीं है, क्योंकि वो भार बंधन से मुक्त है, इसलिए उसके अंदर भार नहीं है ना। ऐसे ही धरती है, तो धरती बहुत सारी चीजों से मिलकर बनी है। जितने भी ग्रह गोल नक्षत्र आपको दिखाई देते हैं, इसके अंदर मास है, इसके अंदर वस्तुएं हैं, परंतु धरती के अंदर भार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो किसी की ओर आकर्षित या विकर्षित नहीं हो रही है। इसके अंदर धनाकर्षण, ऋणाकर्षण, ये जो स्थितियां हैं नहीं है। रादर धरती क्या है, शून्य आकर्षण में है। तो शून्य आकर्षण में होने के कारण धरती जो है मास है परंतु भार नहीं है। अब हम अपना ही शरीर लेते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ हूं तो यहाँ पे हमारा जो भार है अलग है, क्योंकि भार जो है परस्परता में है। तो यहाँ जब हम उसको तौलेंगे तो अलग आएगा। अगर हम चंद्रमा पे चले गए तो हमारा मास वही रहेगा परंतु भार बदल जाएगा, क्योंकि चंद्रमा का जो साइज है और ये जो धरती का साइज है उसमें अंतर आ गया, और हमारे इस शरीर का आकर्षण और जो चंद्रमा होगा उसके ऊपर आकर्षण अलग है। तो इस तरह से दोनों जगह आपका मास समान रहेगा परंतु भार अलग होगा। अगर हम क्लासिकल फिजिक्स की बात करें, जो न्यूटोनियन फिजिक्स है, उसमें लगभग इस तरह से देखते थे। उसके और आगे जाते, अगर हम जुपिटर पे चले गए या मार्स पे चले गए, तो वहां पे फिर
मास वही रहेगा, भार बदल जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जीवन में मास है परंतु भार नहीं है। धरती, चंद्रमा, है ना, जो भी मार्स, जुपिटर, ये जितने ग्रह हैं उनके अंदर मास है परंतु भार नहीं है। तो ये हो गया आपका मास क्या है, वो लगभग आपको शायद मैंने स्पष्ट करने का प्रयास किया। और साइंस में भी किस तरीके से देख रहे हैं उसको भी लगभग थोड़ा सा जितना मेरी समझ है उसके हिसाब से आपको बता दिया। दूसरा है भाविन शाह भाई का क्वेश्चन है, अंश का आचरण क्यों निश्चित नहीं है, उसमें प्रकाश डालें। तो पहले ही बताया कि अंश है, अंश के अंदर केवल घूर्णन गति है। अगर कोई एक अंश अस्तित्व में अकेले है तो उसका कोई भी गति स्पष्ट नहीं है, उसके अंदर कोई निश्चितता नहीं है, है ना। वो स्वयं में कोई आचरण नहीं देता है, अपने में कोई व्यवस्था नहीं बन पाता है। व्यवस्था तभी है जब एक से अधिक अंश साथ में होकर के घूर्णन गति, वर्तुलात्मक गति, कंपनात्मक गति, इन तीनों के साथ है। और जब ये तीनों साथ में है तब उसके अंदर एक निश्चित आचरण की बात है। ये निश्चित आचरण का होना, जिसको हम आचरण को अगर हम कह रहे हैं तो त्वसहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी, ऐसा है तब हम उसको निश्चित आचरण की बात कर रहे हैं। ये अंशों में नहीं होता है, मिनिमम जो है वो परमाणु में होता है। और जो सबसे छोटा परमाणु है वो 2 अंशों से बना हुआ परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु के अंदर ऐसा आप देख सकते हैं। उसके बाद 120 तरह के परमाणु हैं, जिसमें पहले से लेकर 60 तक भूखे परमाणु और उसके बाद 61 से लेकर 120 तक अजीर्ण परमाणु और एक जीवन परमाणु। इस तरह से 121 तरह के परमाणु है। जो जीवन है वो शरीर के साथ मिलकर के मानव स्वरूप में है। मानव को अभी स्वयं में व्यवस्था, स्वयं में मानवत्व सहित व्यवस्था, समग्र में भागीदारी करने का अभी भी मानव में प्रतीक्षा है, अभी इंतजार कर रहा है। उसके बाद भाविन भाई का एक और क्वेश्चन है कि यानी जब अंश सिंगल होता है तब उसके आसपास कोई प्रभाव नहीं रहता है, ये बात ठीक है भैया? तो खाली पूछ रहे हैं। एक तो भैया जब हम अंश कह रहे हैं तो आसपास नहीं, अंश के चारों तरफ एक अंश है और उसके चारों तरफ उसका प्रभाव क्षेत्र है ना। और ये अंश का प्रभाव क्षेत्र सदा रहता है। जब अंश अकेले है तब भी वो प्रभाव क्षेत्र है ही। इसलिए कल मैं बात कर रहा था कि अंश और उसका प्रभाव क्षेत्र उसके साथ ही अंश है, क्योंकि जो भी अंश है ऊर्जा में भीगा है। ऊर्जा में भीगा होने के कारण उसमें ऊर्जा संपन्नता है। ऊर्जा संपन्नता होने के कारण बल संपन्नता है। और इस बल को हम देखते हैं तो उसका एक प्रभाव क्षेत्र है। और ये प्रभाव क्षेत्र हमने देखा था बिल्कुल सुरक्षित है, इसमें कभी विकार नहीं हो सकता है, इसको तोड़ा फोड़ा नहीं जा सकता है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता है। तो हर अंश अपने प्रभाव क्षेत्र के साथ सदा सदा बना रहता है ना। और जब 2 अंश साथ में आते हैं तब वो परस्परता में पहचानते हैं और ये प्रभाव क्षेत्र बना रहता है, इसलिए उसके अंदर एक निश्चित अच्छी दूरी भी बनी रहती है, क्योंकि प्रभाव क्षेत्र को खत्म नहीं किया जा सकता है। ठीक है। एक हमारे हेमंत भैया इंदौर से, उनका एक प्रश्न है, भौतिक व रासायनिक रचना में क्या भेद है? तो भैया दो मोटे मोटे हम लोगों ने देखा, एक तो भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, और भौतिक जो जगत है उससे बना हुआ रचना, जिसको हम पदार्थ अवस्था में पहचानते हैं। पदार्थ अवस्था में तात्विक लेवल पे और मिश्रण के लेवल पे 2 अर्थों में हमने भौतिक रचनाओं को देखा है। और मानव व्यवहार दर्शन का अध्ययन करते समय ये आया भी था। अब इन रचनाओं में जब हमारा रासायनिक कह रहे हैं तो रासायनिक जो यौगिक क्रिया शुरू होती है, रासायनिक क्रिया में भौतिक और रासायनिक दोनों परिणाम होते हैं। तो जब हम रासायनिक कर रहे हैं तो उसके अंदर भौतिक परिणाम होता ही है, ये अपने को समझना चाहिए। दूसरा ये बात है कि उसके रचना में क्या अंतर होता है। तो जो भौतिक क्रिया है उसके अंदर केवल मात्रात्मक परिवर्तन होता है ना। जब रासायनिक रचना शुरू हुआ तो उसके अंदर मात्रात्मक के साथ गुणात्मक परिवर्तन भी शुरू हुआ, ये मुख्य बात है। अब हम उसको और अगर थोड़े एग्जाम्पल से देखते हैं तो हम जब पानी का अध्ययन करते हैं और उसके आगे की जो कहानी, बेसिकली अगर हम रसायन का पूरा संसार देखेंगे, भौतिक रासायनिक दोनों कह लीजिए, तो वो है प्राण अवस्था। तो प्राण अवस्था में काई से लेकर के मानव शरीर तक
ये सारी रचनाएं जो है भौतिक रासायनिक चीजों से बनी हुई है। अब इनके अंदर हम देखते हैं तो क्या एक मौलिक बात दिखाई देती है इन क्रियाओं में जो पीछे भौतिक क्रियाओं में नहीं था। इसमें एक तो है आपका श्वसन का होना, है ना, रेस्पिरेशन, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन और ग्रोथ। ये सारी क्रियाएं जो श्वसन है, मतलब रेस्पिरेशन है, मल्टीप्लिकेशन है, प्रजनन है और जो वृद्धि है, ये सारी क्रियाएं जब ये रसायन संसार उदय हुआ तभी वो आया। सारा रसायन से बने हुए रचनाओं में ही हमको दिखाई देता है। भौतिक जो चीजें बनी हैं, भौतिक रचनाएं हैं, जैसे धरती, बहुत सारी धरतियां हैं जो केवल भौतिक रचनाएं हैं, तो उन धरतियों पे श्वसन, प्रजनन और वृद्धि, इन सब क्रियाओं को आप नहीं देख पाएंगे। तो इस रूप में आप देख सकते हैं। एक दीदी का प्रश्न था, भाई 2 सेब था वो खा गए, क्योंकि हम वो बता रहे थे जोड़ने घटाने की बात, स्थानांतरण की बात और परिवर्तन की बात। तो दीदी, जो अस्तित्व है उसमें जो प्रकृति है वो स्थितिशील प्रकृति है, और स्थितिशील प्रकृति में, स्थितिशील क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसमें 2 चीजें सदा हो रही हैं। एक तो जो प्रकृति है वो परिवर्तनशील है और उसके अंदर स्थानांतरण हो रहा है ना। अब ये जो स्थानांतरण है और परिवर्तन है वो उसका रीजन है व्यवस्था में होना। व्यवस्था के अर्थ में ही उसके अंदर परिवर्तन और स्थानांतरण है। अब जब बच्चा दोनों सेब खा गया तो क्या होगा, उसका उत्तर भैया हमारे हेमंत भैया ने दिया, पेट में चला गया। तो बच्चों को दिखता है कि शरीर, वो जो खाना खाता है शरीर उसका पुष्ट होता है ना। खाना खाने के बाद बहुत सारी चीजें बाहर भी, है ना, विसर्जित हो जाती हैं, फिर वो किसी अन्य के, पेड़ पौधों के काम आता है। तो इस तरह से कोई भी चीज है उसका खत्म तो होता नहीं है, उसका रूप बदल जाता है। तो हमारे शरीर में पोषण चाहिए, वो पोषण खाने के उपरांत मिलता है। उससे क्या होता है, हमारा शरीर बढ़ता है ना। तो और क्या होता है, उसका जो मल मूत्र के रूप में विसर्जन हुआ, उससे दूसरी चीजें बढ़ती हैं, वो दूसरे के लिए पूरक हो गया। इस तरह से हर वस्तु का एक तो परिवर्तन है ना। हर वस्तु में जो प्रकृति है उसके अंदर परिवर्तन को आप देख सकते हैं और स्थानांतरण को देख सकते हैं। ये 2 चीजें हैं, इसी के आधार पे हम घटाने को देख रहे हैं। और जो भी घटाना है, एक जगह वह घटाना दिखता है तो दूसरे जगह उसका जुड़ना भी दिखता है। तो घटाना और जुड़ना साथ साथ ही है, कहीं वो घटा कहीं जुड़ा। जैसे अगर हम लोग बोले कि हम लोग कहीं यात्रा में हैं, 10 लोग बस में जा रहे हैं और 2 आदमी उस बस में से निकल गए, तो कितने बचे? अब बस में तो 8 बचे, यहां से डिस्प्लेस हो गए, लेकिन वो कहीं जुड़ गए। इस तरह से आदमी बने हुए हैं। तो इतने सारे प्रश्न थे, प्रश्नों को हमने ले लिया। अब इसके बाद हम लोग वापस अपने चैप्टर पे चलते हैं। कल एक बड़ी सुंदर बात हमको मतलब जब हम लोग अध्ययन कर रहे थे, तो एक तो कि इतना सुंदर स्थिति गति जो चैप्टर था, इतना सुंदर, और हर लाइन पढ़ने के बाद ऐसा लगता है जैसे समाधान बहुत निकटवर्ती है, बहुत सहज है ना। इतना सुंदर ढंग से इसको एक्सप्लेन किया गया है। और आगे जब हम लोग इस परावर्तन प्रत्यावर्तन को पढ़ेंगे, तो जो हमारा विश्वास बना है कि हम सब समझदार हो सकते हैं, समझ सकते हैं, समाधानित हो सकते हैं, है ना, ये और पुष्ट होगा और ये दिखेगा कि कितना सहज ये समझदारी है। तो कल हमने शुरू किया था परावर्तन प्रत्यावर्तन। मैं जल्दी ना उसको फिर से पढ़ देता हूँ, केवल 5 मिनट लगेगा। तो क्योंकि ये जो नया वीडियो अपलोड हो रहा है, इसका चैप्टर हमने रख दिया है, नाम रखा है परावर्तन प्रत्यावर्तन। और जो लोग कभी नए होंगे और पहली बार इसको देखेंगे, तो या तो उनको पिछले वाले वीडियो से शुरू करना होगा, और नहीं तो यहीं से शुरू कर सकते हैं, और इसमें उनको शायद ज्यादा आसानी होगी। तो जो नए देखने वाले होंगे कभी ऑनलाइन, उनके लिए, उनको ध्यान में रख करके मैं शुरू से पढ़ देता हूँ, है ना, और छोटा सा उसके अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा 5-7 मिनट के अंदर। परावर्तन प्रत्यावर्तन, स्थिति गति, बल शक्ति के मुद्दे पर छोटे से छोटे
बड़े से बड़े इकाइयों के साथ, वह भी सभी पद और अवस्था में स्पष्ट हो चुकी है। तो इसको हम लोगों ने पहले देखा स्थिति गति के अंदर कि किस तरह से हर जगह सब जगह स्थिति गति को हमने देखा, एक परमाणु अंश से, परमाणु से लेकर के पूरा बड़े बड़े ग्रह गोल नक्षत्र तक। अब परावर्तन प्रत्यावर्तन संबंधी ज्ञान, विचार, निर्णय, प्रमाण, फल, परिणाम ज्ञान का गवाही होने पर ध्यान देते हैं। गम्य स्थली के अर्थ में ही मानव के सारे कार्यकलाप संपन्न करना चाहता है। तो मानव जो भी कार्यकलाप करता है वो कहीं पहुंचने के लिए ही करता है। और मानव ही नहीं, आगे पढ़ेंगे, जितनी भी चीजें, जो भी गतियां हैं, जो भी कार्यक्रम है, हर जो कार्य है उसके पीछे एक इंटेंशन है, उससे हमको कहीं पहुंचना है। तो मानव की जो अंतिम गम्य स्थली है, अगर हम परावर्तन प्रत्यावर्तन की बात करते हैं, तो जो अंतिम गम्य स्थली है, एक तो मानव के अंदर समझदारी का होना, अनुभव का होना। तो प्रत्यावर्तन विधि से जो हम इसी गम्य स्थली तक पहुंचते हैं वह है अनुभव। और उस प्रत्यावर्तन के बाद जब परावर्तन की बात आती है, जब हम जीने में जाते हैं, तो उसका जो अंतिम गम्य स्थली है वह है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। तो मानव का सारा जो गमन है वो प्रत्यावर्तन विधि से अनुभव तक और परावर्तन विधि से अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक। अल्टीमेट आप कह सकते हैं कि मानव अल्टीमेटली अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक पहुंचना चाहता है। यही हमारी गम्य स्थली है ना। जैसे मानव चलने लगता है, उसकी गम्य स्थली उसके सामने होना आवश्यक है। गम्य स्थली ना हो, चलना ही हो, ऐसे मानव को हम क्या कहेंगे? हर मानव सोच सकता है ना। तो हम जब अध्ययन कर रहे हैं तो उसका भी एक गम्य स्थली है। हम परिवार में रहते हैं, उसका एक गम्य स्थली है। हम कोई संबंध बनाते हैं तो हर क्रिया के पीछे देखेंगे तो हमको कहीं पहुंचना है, उसका कोई एक डेस्टिनेशन है ना। अगर वो डेस्टिनेशन सेट है, अगर हमको ये मालूम है कि हमको अखंड समाज सार्वभौम तक व्यवस्था तक पहुंचना है, तब हमारे सारे इंटरेक्शन उसी लिए होंगे, हम सारे संबंध उसी के लिए बनाएंगे। हमारी जो बातचीत होगी, हम जो अध्ययन करेंगे, है ना, परस्परता में मिलेंगे, जो भी करेंगे, सारा हमारा कार्य, सारा व्यवहार उस गम्य स्थली तक पहुंचने के लिए ही होगा। ठीक है। इस प्रकार एक चींटी भी, एक हाथी भी, पशु पक्षी भी, जीव जंतु भी, जितने भी चलायमान हैं, उनके गम्य स्थली उनके साथ जुड़ा ही रहता है ना। इसका प्रमाण यही है कि सभी चलकर कोई निश्चित जगह पर पहुंचते हैं। जल में तैरने वाले मगरमच्छ भी तैरते हुए निश्चित निर्धारित जगह पर पहुंचते हैं। इस तरह से कुछ वस्तु धरती के हर स्थल पर होने वाले होते हैं, कुछ कहीं कहीं होने वाले होते हैं, कुछ अत्यल्प जगह में होने वाले होते हैं। जैसे हवा धरती के सभी ओर रहता है, सूर्य का प्रकाश एक ओर रहता है, एक ओर नहीं रहता है। जैसे नदी दूर दूर तक बहती है, जैसे पहाड़ एक ही जगह में दिखाई देता है, जैसे झाड़ पौधे एक ही जगह में रहते हैं, इसी के में धरती में मानव भी रहता है, पक्षी भी रहता है। कुछ वर्ष पहले मानव ऐसा सोचता था कि पक्षियां ही दूर दूर तक जाते हैं, वह बदल कर अब मानव भी पूरी धरती में घूमता है, घूमते हुए भी कोई न कोई जगह में स्थान में ही होता है। होना एक अवश्यंभावी रहता ही है। यह स्थिति गति के साथ जुड़ी हुई तथ्य है। स्थिति के बिना गति नहीं होती नहीं। यह सिद्धांत अथवा सकारात्मक स्थिति के साथ ही गति प्रमाणित होती है। मानव की स्थिति गति सुस्पष्ट है। एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए मानव का होना भी, स्थानांतरण होना भी दिखाई पड़ता है। इसके साथ साथ परावर्तन प्रत्यावर्तन की क्रिया भी संपादित होती रहती है। कितना सुंदर हो गया कि इसमें परावर्तन प्रत्यावर्तन की जो क्रिया है और उसके साथ कहाँ हमको पहुंचना है और क्यों पहुंचना है, और क्यों हर जगह ऐसा ही है कि हर इकाई कहीं पहुंचने के लिए ही कोई गति कर रही है ना। ये बात इसके अंदर स्पष्ट हुई। तो जो प्रत्यावर्तन है, एक तरफ है, अगर हम देखते हैं पूरे अस्तित्व में मानव के लिए क्या बचा है, एक तरफ है अनुभव या समझदारी, तो सहअस्तित्व है, सहअस्तित्व को समझना, सहअस्तित्व का अनुभव करना, ये एक गम्य स्थली है। और दूसरा है सहअस्तित्व के अनुरूप हमको हमारे जीना, है ना, जो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में हम देख रहे हैं। हम स्थिति गति को जो दूसरा नाम
देते हैं, वो है होना और रहना। तो स्थिति क्या है? होना, और गति है रहना। होने और रहने को अलग नहीं किया जा सकता है, होने के आधार पे ही रहना है। ठीक है, तो इस तरह से हम दिखाई देता है। रहना मतलब बेसिकली उस जो गम्य स्थली है। तो फाइनल मानव का जो गम्य स्थली है वो है अखंडता, सार्वभौमता। यह मानव का गम्य स्थली है। अल्टीमेट इसको कह सकते हैं सहअस्तित्व को प्रमाणित करना, उसका प्रमाण, उसकी परंपरा। तो सहअस्तित्व का प्रमाण, सहअस्तित्व की परंपरा, यह मानव का अल्टीमेट डेस्टिनी है ना। इसी के लिए अब हम अध्ययन आगे करेंगे, किसका? परावर्तन का और प्रत्यावर्तन का। ऐसे परावर्तन प्रत्यावर्तन को हम पहचानने, पहचानवाने के रूप में, समझने के रूप में, सीखने के रूप में हम अपने में होना पाते हैं। इसमें से समझने समझाने का जो भाग है, इसी में परावर्तन प्रत्यावर्तन सुस्पष्ट होता है। प्रत्यावर्तन विधि से समझते हैं, परावर्तन की विधि से समझाने की विधि से परावर्तित होते हैं। तो दो बातें आ गई, एक तो है समझना, है ना, दूसरा है जी करके समझाना। उसके हमने जोड़ दिया साथ में, जीना समझाना। तो जीना और समझाना है वो परावर्तन है, और जो समझना है, समझने की क्रिया, उसको कह रहे हैं प्रत्यावर्तन। मानव के लिए जितनी भी क्रियाएं हैं वे कायिक, वाचिक, मानसिक, कृत, कारित, अनुमोदित भेदों से है। तो हमने 9 प्रकार से सारे मानव के क्रियाकलाप को देखा। जब हम कर्म दर्शन के पहले चैप्टर में थे तो वहां 9 तरह के कर्म की चर्चा आई थी, है ना। अभी 9 तरह के जो भी कर्म हैं, इसके मूल में क्या है? ये परावर्तन, है ना। हर कर्म का जो अल्टीमेट डेस्टिनी है वो है सहअस्तित्व को प्रमाणित करना, सहअस्तित्व की परंपरा होना। वो किस रूप में दिखता है? अखंडता, सार्वभौमता के रूप में, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था के रूप में, है ना। इन सब के मूल में परावर्तन। परावर्तन के मूल में क्या है? अब हमको जीना क्यों है? तो जीने के पीछे अगर देखेंगे, हम अभी ये क्लास ले रहे हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये समझाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ये समझाने के पीछे क्या हो रहा है? मेरे अपने समझ की पुष्टि हो रही है ना। तो ये देखने में तो दिखता है ये परावर्तन की क्रिया, लेकिन इसके साथ एक प्रत्यावर्तन की क्रिया भी जुड़ी हुई है। इससे हमारे समझदारी बढ़ रहा है। तो ये प्रत्यावर्तन की, ये परावर्तन जो हो रहा है अभी हमारे बीच में, आपके बीच में जो ऑनलाइन कॉल चल रहा है और हम परावर्तन की बात कर रहे हैं, समझाने की बात कर रहे हैं, इसमें हमारा अपना समझना हो रहा है। तो हम जो यहाँ प्रस्तुत हो रहे हैं अपने समझने के अर्थ में ही हो रहा है। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। और आप भी जब किसी को समझाते हैं तो ध्यान जाता है कि आपके अंदर अपनी समझ और पुष्ट होती है। तो जो भी परावर्तन है वो प्रत्यावर्तन के ही अर्थ में है। परावर्तन, हम परावर्तित होते ही है, उसके मूल में क्या है? हमारा अपना समझदारी का होना, प्रत्यावर्तन का होना। प्रत्यावर्तन के वैभव में परावर्तन क्रिया अनुस्यूत विधि से संपादित होती है। अब प्रत्यावर्तन होता है तो उसका परावर्तन होता है, और इस तरह से ये क्रिया निरंतर चलती रहती है। तो इस तरह से समझने समझाने का काम, समझना, जीना, समझाना, ये तीनों कार्यक्रम लगातार चलता रहता है मानव में। ऐसे मानव के साथ ही परावर्तन क्रिया अर्थात समझे हुए को समझाने की क्रिया सार्थक होता हुआ देखने को मिलता है। परावर्तन की सार्थकता में इतना सुनिश्चित होना आवश्यक है कि परावर्तन क्रम, कार्य, व्यवहार, फल, प्रयोजन संगत हो। तो जो भी परावर्तन है ना, इसमें जो परावर्तन में जो क्रम है वो किसके संगत हो, है ना। एक तो कार्य संगत हो, व्यवहार संगत हो, फल संगत हो, प्रयोजन संगत हो। ये चारों का होना उसमें जरूरी है। अगर हम कार्य में देखते हैं तो कार्य को कैसे पहचानते हैं? नियम पूर्वक जो हम उत्पादन करते हैं, और उसको और अच्छे से देखते हैं तो समृद्धि के अर्थ के साथ। व्यवहार को कैसे देखते हैं? न्याय, है ना, न्याय के साथ। और अगर हम फल को देखते हैं, फल यहाँ पे मानवाकांक्षा के आधार पे फल को डिफाइन किया है। फल क्या है? अल्टीमेट मानव का मानवाकांक्षा क्या है? फल क्या है? वो है अभ्युदय,
अभ्युदय का मतलब है सर्वतोमुखी समाधान संपन्नता। तो हर मानव सर्वतोमुखी समाधान संपन्न होना चाहता है, समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व को प्रमाणित करना चाहता है। यही मानवाकांक्षा है। इस मानवाकांक्षा, ये मानवाकांक्षा ही को पाना, ये इसको फल कह रहे हैं। फल का मतलब है जो क्रिया का जो अंतिम उपलब्धि है, जो भी हम कर रहे हैं उसका जो फाइनल क्या मिलेगा हमको, उसको हम फल कह रहे हैं। तो क्रिया का जो सबसे अंतिम उपलब्धि है वो है अभ्युदय, सर्वतोमुखी समाधान, है ना, समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व का प्रमाण। और उसके बाद बोल रहे हैं प्रयोजन क्या है। तो प्रयोजन में जीवन लक्ष्य के आधार पर सार्थक होना। जीवन लक्ष्य क्या है, वो है मनस्वस्थता। मनस्वस्थता किसको कर रहे हैं, सुख, शांति, संतोष, आनंद। तो अल्टीमेट जो पर्पज है वो हर मानव के अंदर मनस्वस्थता का हो जाना, सुख, शांति, संतोष, आनंद का अनुभव कर पाना है। ये अल्टीमेट हमारा पर्पज है समझने समझाने का। ठीक है, तो इन चारों, है ना, जब हम परावर्तन की बात कर रहे हैं तो परावर्तन में, है ना, इन चारों का पुष्ट होना आवश्यक है ना। इनकी अर्थात उत्पादन, न्याय, मानवाकांक्षा, जीवनाकांक्षा सार्थक होने की स्वीकृति हर मानव में सहज है। तो हर मानव क्या चाहता है, हर मानव उत्पादन चाहता है ना, हर मानव समृद्धि से जीना चाहता है, हर मानव न्याय चाहता है। ठीक है, ये हर मानव चाहता ही है। दूसरी बात क्या है कि हर मानव मानवाकांक्षा, है ना, उसको उसकी तृप्ति चाहता है, मतलब अभ्युदय चाहता है, सर्वतोमुखी समाधान चाहता है। और हर मानव जीवनाकांक्षा मतलब सुख, शांति, संतोष, आनंद या मनस्वस्थता को प्रमाणित करना चाहता है। मानव का जो अल्टीमेट गोल है मनस्वस्थता को प्रमाणित करना। मानव की परिभाषा भी हमने देखा है कि किस तरह से मानव मनाकार को साकार करने वाला और मनस्वस्थता को प्रमाणित करने वाला है ना। तो जब मनस्वस्थता प्रमाणित होती है तो ही मानव की पूरी परिभाषा बन पाती है। और मनस्वस्थता के प्रमाण के बाद ही ये जो मनाकार स्वरूप में जिन वस्तुओं को मानव ने निर्माण किया है उसका सही उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजन हमको स्पष्ट होता है। अगर मनस्वस्थता स्थापित नहीं हुई, मनस्वस्थता की प्राप्ति नहीं हुई, तो हम इन वस्तुओं का भी दुरुपयोग करते हैं, उसका भोग, अतिभोग, बहुभोग पूर्वक दुरुपयोग में लगे रहते हैं। इससे वो मानव के लिए वह भी कोई उपयोगी सार्थक सिद्ध नहीं होता है। हर मानव का समझदार होना एक साधारण घटना है, सामान्य घटना है, सबसे वांछित घटना है। कितना ब्यूटीफुल, अनबिलीवली ब्यूटीफुल, कितना सुंदर बात यहाँ बाबा जी कह रहे हैं कि समझदार होना सबसे एक साधारण घटना है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं है, बड़े ऐसा नहीं है। पहले क्या था, साधना विधि से है ना, जो अंतिम उपलब्धि है, अनुभव है या समझदारी है, वो बहुत ही दुरूह है, हर आदमी उसको नहीं पा सकता है, कोई बिरला ही पाएगा। अब यहाँ पे क्या करें कि ये सबसे सामान्य घटना यही है समझदारी। हर बच्चा जन्म से ही इसकी ओर लगा हुआ है, हर मानव समझदारी को ही चाहता है। हम ना भी समझते हो तो भी हमको लगता है कि हम समझदारी हैं एक लेवल पे। दूसरी बात क्या, ये एक सामान्य घटना है ना, असामान्य घटना नहीं है। तो समझदारी एक सामान्य घटना है, एक साधारण घटना है। और तीसरी बात है, एक वांछित घटना है, हम सब चाहते ही हैं इसको। तो ये एकदम पूरा होने वाला कार्यक्रम है। और अस्तित्व में हम जब देखते हैं, हम जब अध्ययन करते हैं, जानने मानने के बिंदुओं को देखते हैं, तो अस्तित्व से अस्तित्व है, विकास क्रम विकास है, उसमें जागृति क्रम जागृति है। तो जागृति ये अस्तित्व का उसके इनबिल्ट डिजाइन है। तो समझदारी हम होना ही चाहते हैं और समझदारी हो सकते हैं, और ये बहुत ही इजीली होता है। इसके लिए ये सभी को हो सकता है ना। ये बहुत ही अच्छी लाइन इसके अंदर है ना, बहुत ही इंस्पिरेशनल, प्रेरणादायी बात लिखी गई है। और अगर हम ठीक से इस किताब को पढ़ते हैं, इस चैप्टर को पढ़ते हैं, तो ये भी टुवार्ड्स द एंड ये लगने लगता है कि समझदारी, है ना, जिस तरह से हमने कल भी देखा
कि कितना सहज ढंग से इतने कॉम्प्लेक्स चीजों को जिसमें हजारों साल से पूरा विज्ञान और सब लोग मिलकर लगे हुए, इतने सहज ढंग से पूरा का पूरा बाबा जी ने बहुत ही सामान्य ढंग से रख दिया, और हम सब में स्वीकारने की बात उस अच्छे से दिखाई देती है ना। तो इसी आधार पे हमको लगता है कि जैसे जैसे हम परावर्तन प्रत्यावर्तन की क्रिया को चैप्टर को पूरा करेंगे, हम देखेंगे कि ये बिल्कुल ही सही उतरता है, और हमारा विश्वास ये बनता है कि हम सब इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। समझदारी के साथ ही फल परिणाम तृप्ति का स्रोत बनना आवश्यक है। तो समझदारी के साथ क्या है? फल परिणाम, ऊपर हमने अभी देखा, तो फल परिणाम तृप्ति का स्रोत बनना, जो भी उसका रिजल्ट फल परिणाम आया वो तृप्ति का सोर्स बनता है। तो तृप्ति का सोर्स हमारे फल है, परिणाम है ना, फल परिणाम ही है। फल परिणाम क्या है आगे लिखते हैं, तो फल परिणाम महत्वाकांक्षा सार्थक होने से है। तो फल परिणाम किसके सार्थक होने से? महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा क्या है? अभी बताया, अभ्युदय, समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व ही हम अंतिम हमारा फल परिणाम है, उसका प्रमाण, उसकी परंपरा। तो महत्वाकांक्षा सार्थक हो जाए, सार्थक होने का मतलब है प्रमाण उसका मिल जाए, उसकी परंपरा बन जाए, तो उस जगह हम देखते हैं कि फल परिणाम मिल गया। समझदारी का प्रमाण भी मानवाकांक्षा के सार्थक होने से है। तो समझदार क्यों होना है, उसका भी जो अंतिम बात है, समझदारी का अंतिम प्रमाण क्या है? मानवाकांक्षा। तो इस तरह से समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व रूपी जो मानव लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति, उसका प्रमाण, उसकी परंपरा, वो सभी तक पहुंच जाए, सभी उसको मिल जाए, यही समझदारी का प्रमाण है। तो जो हम प्रत्यावर्तन परावर्तन की क्रिया कर रहे हैं, तो उसमें मानवाकांक्षा की उपलब्धि ही है ना, जो मानवाभिलाषा है उसकी उपलब्धि ही अंतिम बात है। मानव का संपूर्ण कार्य व्यवहार की सार्थकता भी मानवाकांक्षा का सार्थक होना है। तो जो भी मानव कार्य करता है और व्यवहार करता है, प्रकृति के साथ जो हम कार्य कर रहे हैं, मानव के साथ व्यवहार कर रहे हैं, उसका भी जो अल्टीमेट है वो यही है, मानवाकांक्षा का सफल होना, है ना, सर्वतोमुखी समाधान जो है वो प्रमाणित होना। मानव की संपूर्ण व्यवस्था प्रक्रिया भी मानवाकांक्षा के सार्थक होने से है। अब उसके आगे क्या कह रहे हैं? समझदारी के साथ साथ जितनी हम व्यवस्थाएं बनाते हैं, उसका भी अगर कोई किसी चीज से लेना देना है, हम व्यवस्था क्यों बनाएंगे, हम हमको शिक्षा और व्यवस्था का निर्माण क्यों करना है? इसलिए ताकि वो मानवाकांक्षा सफल हो, अभ्युदय स्थापित हो, सर्वतोमुखी समाधान का प्रमाण हो, इसीलिए व्यवस्था भी चाहिए। अभी क्या है व्यवस्था? ये जो हमने व्यवस्था बनाया है इसके जस्ट उल्टा, इसमें ना तो मनुष्य को समाधान के बदले में समस्या बढ़ता जा रहा है ना, समृद्धि के बजाय हम लोग अमीर गरीब होते जा रहे हैं, दरिद्रता में फंसते जा रहे हैं, चारों तरफ हर एंगल पे भय बना हुआ है ना, और हर एंगल पे असंतुलन हमको दिखता है, चाहे स्वयं के साथ हो, परिवार के साथ हो, समाज में हो, प्रकृति के साथ हो, कहीं भी हमको संतुलन दिखाई नहीं देता है। तो इस तरह से हमने व्यवस्था बना दिया। दूसरा, इस व्यवस्था से को देखते हुए हर आदमी अभी निराशा में चला गया है। आप किसी को पूछ ले, क्या अगर आप ऐसा पूछिए, क्या एक आदमी निरंतर सुखी हो सकता है? अगर ऐसा पूछा जाए तो पहला जवाब आता है नहीं हो सकता है। क्या परिवार में हम सभी बिना गिला शिकवा शिकायत के, बिना विरोध के, है ना, बिना लड़ाई झगड़े के, बिल्कुल संगीत पूर्वक, न्याय पूर्वक जी सकते हैं? क्या सारा परिवार ऐसा जी सकता है? तो उत्तर आता है नहीं हो सकता है। क्या समाज में ऐसा हो सकता है कि हम युद्ध मुक्त, भय मुक्त, है ना, गरीबी मुक्त, असमानता से मुक्त ऐसा समाज बना सकते हैं? उत्तर आता है नहीं बना सकते। क्या हम धरती पे ऐसा जी सकते हैं कि हमारा प्रोग्रेस हो और धरती का संतुलन बना रहे? ऐसा संभव है? नहीं हो सकता है। आज नहीं तो कल धरती को खत्म होना ही है। इस तरह से हमने जो सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम का ये फल है कि हम हर चारों तरफ से हम निराशा से घिरे हुए हैं। आप एक सामान्य व्यक्ति से बात कर लीजिए, आपको लगेगा कि कितना उसके अंदर निराशा है।
अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इसका उल्टा, कि जो व्यवस्था है, व्यवस्था किस बात को पोषण करना है, वो है मानवाकांक्षा को सफल बनाना है। क्या है मानव की आकांक्षा? सर्वतोमुखी समाधान। तो सर्वतोमुखी समाधान सफल हो, इसके लिए व्यवस्था का काम है, व्यवस्था का रोल ये है। मानवीय व्यवस्था, मानवीय शिक्षा, मानव के सोच विचार की सार्थकता यदि कुछ है तो वह केवल मानवाकांक्षा का पूरा होने से है। इसमें मुख्य बात यही है, अर्थात यह सब कहने का मुद्दा यही है कि मानवाकांक्षा पूरा होने से जीवनाकांक्षा पूरा होता ही है। तो अल्टीमेट जो बात है, ये पूरा हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, मानवाकांक्षा की पूरा हो जाए, इसके लिए परावर्तन प्रत्यावर्तन क्रिया की बात है। ठीक है, और यह पूरा होता है, अगर मानवाकांक्षा पूरा होता है ना, तो ही जीवन आकांक्षा पूरा होता है, तो ही जो जीवन की चीर आकांक्षा है, सुख की पिपासा जो जीवन में है, शांति की पिपासा जो जीवन में है, संतोष की पिपासा जो जीवन में है, आनंद की पिपासा है, जो जीवन इससे सदा सदा तृषित है, इस तृष्णा को पूरा किया जा सकता है, इसकी तृप्ति हो सकती है, मनुष्य सुखी हो सकता है। कब? जब मानवाकांक्षा पूरा होता है। तो एक तरह से जो हमारा कार्यक्रम है वो है मानवाकांक्षा का पूरा होना। इसका जो फल है जीवन में वो है सुख का अनुभव, निरंतर सुख का अनुभव। और इसी तरह से मानव की, इस सुख के साथ ही मानव की परिभाषा पूरी होती है। हम मानव स्वरूप में जो हमारी परिभाषा है, हम अपने परिभाषा में पूर्ण होते हैं, अदरवाइज हम मानव की परिभाषा में अधूरे हैं अभी। परावर्तन में इस बात का जिक्र आ चुका है कि समझे हुए को समझाना, सीखे हुए को सिखाना, किए हुए को कराना। तो परावर्तन क्या है? बड़ी सुंदर बात आ गई फिर से, वो है परावर्तन है उपकार, है ना। परावर्तन है जो भी हमने समझा है उसको समझाना, सीखा हुए को सिखाना, किए हुए को कराना। और इसी के साथ ही पीढ़ी दर पीढ़ी एक परंपरा बनने की बात आती है। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो परंपरा बनेगा, और परंपरा है, बनेगा तो हम सब बने रहेंगे। अगर परंपरा है तो फिर धरती पे पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और मानव सदा सदा बना रहेगा। इसके अलावा कोई चीज होता है तो वह है अनुमोदन। अनुमोदन भी इन तीन अर्थों के में सार्थक होना पाया जाता है। तो हमने अनुमोदन अगेन शुरू में जब हम कर्म दर्शन पढ़ रहे तो अनुमोदन को काफी अच्छे से कर रहे थे कि किस तरह से हम समझे हुए समझाते हैं, सीखे हुए सिखाते हैं और किए हुए कराते हैं, और जो दूसरा ऐसा कर रहे हैं उसके साथ हमारा अनुमोदन है ना। इस ढंग से कृत कारित अनुमोदित विधि से मानव परावर्तित होता है। तो परावर्तित होने का क्या तरीका निकला? कृत कारित अनुमोदित, तीन तरीके से मानव परावर्तित होता है। मानव परावर्तित होने से तात्पर्य ज्ञान, विवेक, विज्ञान संपन्नता का ही मूल मौलिक स्वरूप है। अब परावर्तन क्यों, ये बात आ गई, तो उसका मूल जो कारण है मानव में ज्ञान संपन्नता होना, विवेक संपन्नता होना और विज्ञान संपन्नता होना। ज्ञान संपन्नता जिसको हम लोगों ने बहुत बार अभी कर चुके हैं, जो लोग शायद बिल्कुल नए हों उनके लिए थोड़ा सा बता देता हूँ। ज्ञान का मतलब है, तीन तरह की ज्ञान की बात कर रहे हैं, जिसको हम सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान कह रहे हैं। ज्ञान क्या है? ज्ञान स्वीकृति की चीज है। विवेक क्या है? निश्चयन, जीने में जो निश्चयन है विवेक पूर्वक है, सही गलत का निर्धारण विवेक पूर्वक है। तो जब ज्ञान हुआ उसके बाद ही विवेक उदय होती है। विवेक में भी तीन बातें आती है, जीवन का अमृतत्व, शरीर का नश्वरत्व, व्यवहार के नियम, ये तीन बातें विवेक में है। अगर ये तीनों हमको स्पष्ट हैं तो ही हम सही गलत का सही से निर्धारण कर पाते हैं, तो ही मानव लक्ष्य निश्चित हो पाता है ना। और इस निश्चयन के साथ फिर तीसरी जो बात आती है वो है विज्ञान। विज्ञान क्या है? एक तरह से दिशा निर्धारण। ये जो हमारा निश्चय हुआ उस अर्थ में वो कैसे पूरा हो, उसका दिशा निर्धारण विज्ञान के जरिए। और विज्ञान में भी तीन बातें मोटे मोटे हैं, वो है निर्णयवादी ज्ञान, कालवादी ज्ञान और क्रियावादी ज्ञान। तो ये तीन बातें हैं। इसमें जो तीनों का अंतिम तीन बात है, एक तो है
मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान, और दूसरा है मान जो व्यवहार वाला बात है, और तीसरा जो बात है निर्णय, ये आपस में जुड़ा हुआ है बहुत गहरे से। तो निर्णय हम देखते हैं तो जीने में ही सारे निर्णय हैं, और निर्णय को अगर देखते हैं तो निर्णय क्या है, वही चीज है जो पहले व्यवहार सिद्ध है, प्रयोग सिद्ध है, व्यवस्था सिद्ध है, उसी को हम निर्णय कहते हैं। तो आगे चलते हैं। इस तरह से हम देखते हैं मानव में परावर्तित होने से तात्पर्य ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता ही मानव का मूल मौलिक स्वरूप है, यही परावर्तित होता है। तो परावर्तित हमारा ज्ञान विवेक विज्ञान ही परावर्तित होता है। परावर्तित होने का तात्पर्य ऊपर कहे गए कृत कारित अनुमोदित विधियों से प्रमाणित होने से ही है। ऐसे परावर्तन क्रम में अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में मानव का मूल्यांकन हो जाता है। बड़ी सुंदर लाइन, अगेन हर लाइन इतना बहुत ही जोरदार लाइन है। अब मानव का मूल्यांकन अगर देखते हैं तो मूल्यांकन जो भी हम कर रहे हैं, है ना, हम एक परिवार में हो या परिवार समूह में हो, गांव में रहते हो, कोई भी क्रिया करते हो, हम मूल्यांकन कैसे करेंगे? मूल्यांकन का बेसिस क्या होगा? तो मूल्यांकन का जो आधार है वह है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। तो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में ही सही सही मानव का मूल्यांकन हो पाता है, और अभी तक मानव का मूल्यांकन नहीं हुआ। जो भी हमने मानव के बारे में सोचा समझा निष्कर्ष निकाले, या तो अधिमूल्यन हमने मानव के किया है, या अवमूल्यन किया है, या निर्मूल्यन किया है। तो मानव का मूल्यांकन क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था जो मानव की गम्य स्थली है ना, शुरू में हमने देखा, वो अभी स्टैब्लिश नहीं हुआ। अगर वो बात ध्रुवीकृत नहीं होती है तो हम अपना मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो भी मानव के जीने का जो भी फैलाव है, जो भी आयाम है, उन सब को अगर हम देखते हैं तो उसका जो मूल्यांकन है वो अखंडता सार्वभौमता के साथ जुड़ा हुआ है। अखंड समाज विधा में मानव आवश्यकता की ख्याति हो जाती है अथवा सूत्र व्यवस्था हो जाता है। तो अखंड समाज विधा में ही मानव की आवश्यकता की ख्याति हो जाती है, मतलब उसकी पहचान हो जाती है। ख्याति का मतलब है पहचान होना, है ना। सूत्र व्यवस्था हो जाता है, सूत्र का मतलब समझ आना। क्या? किस बात को? मानव की आवश्यकता। तो मानव की क्या आवश्यकता है? अगर आज हम देखें तो क्या मानव की आवश्यकता है? हम जब अध्ययन कर रहे हैं परावर्तन प्रत्यावर्तन की बात करें तो आवश्यकता क्या है? तो मानव की आज तीन मोटे मोटे आवश्यकता है। हर मानव की यही आवश्यकता है। पूरे धरती के जो भी मानव, तीन हमारी आवश्यकता है। एक है धरती का संतुलित रहना। अगर धरती संतुलित नहीं है तो मानव नहीं बना रहेगा, हम मानव खत्म हो जाएगा। दूसरा है ऋतु का संतुलित होना, और तीसरा है ऐसी व्यवस्था जिससे मानव इस धरती पे सदा सदा अक्षुण्ण बना रहे। ये तीन हमारी मौलिक आज आवश्यकता है ना। और अगर आज दुनिया में देखते हैं तो तीन बड़े चैलेंज हैं। क्या चैलेंज है हमारे सामने? एक है धरती तापग्रस्त है, दूसरा क्या चैलेंज है? प्रदूषण, और तीसरा हर मानव समुदाय असुरक्षित है। ये हमारी वर्तमान की स्थिति है ना। और चाहिए क्या? वो है धरती का संतुलित रहना, ऋतु संतुलित होना, और मानव ऐसी व्यवस्था जिससे मानव इस धरती पे सदा सदा बना रहे। ये हमारी आज आवश्यकता है। इस आवश्यकता के आधार पे ही हम, ये आवश्यकता तब जब, अब पूरा कैसे होगा उसके लिए फिर वही अखंडता की बात है। तो जब तक हम मानव को अखंड स्वरूप में नहीं पहचान पाते हैं, सार्वभौम व्यवस्था स्पष्ट नहीं होती है, ये हम ध्रुवीकृत नहीं कर पाएंगे। तीसरी विधि से अर्थ व्याख्या हो जाता है। मानव आवश्यकता के अर्थ में परिवार व्यवस्था से सार्वभौम व्यवस्था में मानव की बात स्पष्ट हो चुकी है। तो अगर हमको धरती पे ताप का संतुलन चाहिए, धरती संतुलित देखना है, मानव इस पे हमेशा बना रहे ये देखना है, ऋतु संतुलित रहे ये देखना है, तो इसके लिए क्या कह रहे हैं? क्या प्रमाणित होना? धरती पे परिवार व्यवस्था से, है ना, तभी होगा तो जब परिवार व्यवस्था से, सार्वभौम व्यवस्था में मानव की बात, उससे कम में नहीं हो सकता है। इससे कम में, इस व्यवस्था से कम में ये एड्रेस नहीं हो सकता है। जो हमारा चैलेंज है मानव की जाति के सामने, उस चैलेंज को हम एड्रेस नहीं कर सकते हैं।
इसी के लिए संपूर्ण ज्ञान विवेक विज्ञान सूत्र से व्याख्या तक पहुंचता है ना। तो व्याख्या कैसे होती है? जीने में जो व्याख्या है उसके लिए ज्ञान विवेक विज्ञान से ही वो व्याख्या है, अदरवाइज वो व्याख्यायित नहीं होता है, जीने में उसका प्रमाण नहीं मिलता है। तो व्याख्या होने के लिए ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता, इसी ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता के लिए शिक्षा व्यवस्था और फिर व्यवस्था, जीने का मॉडल। ठीक है। यही जागृत मानव परंपरा का प्रमाण है। इतना अगर हुआ तब हम बोलेंगे कि ये जागृत मानव परंपरा है। तो ये जो है उसको हम कह रहे हैं जागृत मानव परंपरा। एत एव मानव सहज जागृत प्रवृत्ति, है ना, सुस्पष्ट हो गया। तो इस तरह से मानव सहज जागृत प्रवृत्ति, जागृत प्रवृत्ति मतलब मानवत्व सहित जो आचरण है, ये हमको स्पष्ट हो गया। इसे स्पष्ट करना ही प्रमाण के लिए जितने भी कार्य व्यवहार करेंगे ये सब परावर्तन है। तो प्रमाण के लिए जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी व्यवहार करते हैं, ये सारा परावर्तन की बात है। परावर्तन लक्ष्य पूर्ति प्रमाणित हो जाती है, आशय पूर्ति हो जाती है ना। तो परावर्तन लक्ष्य पूर्ति प्रमाणित हो जाती है। कौन से लक्ष्य? अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, है ना, वो उसका। सर्व शुभ सुंदर समाधान पूर्ण अपेक्षा सार्थक हो जाती है। नीचे बहुत अच्छे से आशय क्या है, किस आशय से, मानव सुख के आशय से सारे काम करता है, बहुत अच्छे से आता है। अगले पैराग्राफ में आप देखेंगे सुखी होना आशय है। तो मानव किस आशय से कोई काम करता है? सुखी होने के आशय से। जो भी हम काम करते हैं, अभी हम यहाँ समझने समझाने में लगे हुए हैं, ये सुखी होने के आशय से काम है। मानव लक्ष्य क्या है? समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व में जीता हुआ प्रमाण। और अपेक्षा सार्वभौमता और अखंडता ही अपेक्षा है। आशय लक्ष्य अपेक्षा अपने आप में पूरक विधि से सार्थक हो जाते हैं। तो जो मानव का आशय है ना, सुखी होने का आशय, जो मानव का लक्ष्य है समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व, और जो मानव की चीर आकांक्षा है, चीर अपेक्षा है ना, वो है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक पे काम करते हैं, दूसरा होता है ना। तो सब एक साथ जुड़े हुए हैं, एक ही बात है, आप कह सकते हैं। इसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो यदि हमको सुखी होना है तो हमको समाधानित होना है। समाधानित होने के लिए हमको एक व्यवस्था बनाने की बात है। हमको परिवार व्यवस्था से लेकर विश्व परिवार व्यवस्था तक के बारे में सोचना होगा, तो ही समाधान होगा, है ना। और तभी हम सुखी होते हैं। और ये एक दूसरे के पूरक है। एक पे काम होता है तो दूसरा उससे होता ही है। लक्ष्य जब पूरा होता है, समाधान सुख रूप में, समाधान समृद्धि शांति रूप में, समाधान समृद्धि अभय सह संतोष के रूप में, और समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व आनंद के रूप में अनुभव होता है। तो यदि लक्ष्य पूरा हुआ तो समाधान किस रूप में होता है? सुख के रूप में। समाधान के साथ ही फिर समृद्धि की बात आती है। समाधान ना हो और समृद्धि हो जाए, ऐसा नहीं है। तो व्यक्ति में समाधान और परिवार में समृद्धि, ये समाधान समृद्धि होने का जो फल है जीवन में, वो शांति के रूप में, और इसी के साथ समाज में एक व्यवस्था, है ना। तो जब हम समाधान समृद्धि अभयता समाज के लेवल तक जाते हैं, तब हमारे अंदर एक संतोष का अनुभव, और जब पूरे धरती पे एक सुंदर व्यवस्था सज गई, इससे सहअस्तित्व जब प्रमाणित हुआ, तो हमारे अंदर आनंद का अनुभव। इसी क्रम में सहअस्तित्व में अनुभव, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में अनुभव, आवश्यकता से अधिक उत्पादन, स्वतंत्रता का अनुभव, हर गतिविधि में समाधान का अनुभव ही सुख शांति। तो किस रूप में कह रहे हैं? सह अस्तित्व में
अनुभव। तो अनुभव कहाँ कहाँ है? सहअस्तित्व का अनुभव हो जाए, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में अनुभव, आवश्यकता से अधिक उत्पादन में, है ना, स्वतंत्रता का अनुभव, और हर गतिविधि में समाधान का अनुभव। इसी को कह रहे हैं सुख शांति संतोष आनंद, है ना। इस रूप में सुख शांति संतोष आनंद को पहचाना जा सकता है। इसे हर आदमी अपने अनुभव की कसौटी में जांच सकता है। इसे जीने के उपरांत ही हम फल परिणाम को सत्यापित किए हैं। लोक व्यापीकरण करने में ही संतुष्टि है। तो हर आदमी इसके अनुभव की कसौटी में जांच सकता है। पहले क्या बात आई? अनुभव को जाना नहीं जा सकता है, अनुभव को बताया नहीं जा सकता है, इसको आप, है ना, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब क्या कह रहे हैं? इसको हर मानव जांच सकता है। इतना ये एविडेंस है इसका, फुल प्रूफ एक कार्यक्रम है ना। दूसरा क्या बात है कि इसे जीने के उपरांत ही फल परिणाम को सत्यापित किए हैं। और जो लास्ट लाइन है कि लोक व्यापीकरण करने में ही संतुष्टि है। संतुष्टि कहाँ है? इसके लोक व्यापीकरण करने में। अभी जो हम लोग ये क्लास क्या कर रहे हैं? लोक व्यापीकरण करने का कार्यक्रम। तो ये लोक व्यापीकरण करने से ही हमको संतुष्टि होती है। हम अपने में सिकुड़ जाते हैं, क्योंकि मानव फैलकर जीना ही चाहता है, क्योंकि मानव सभी से मानव का संबंध है ही। तो ये बात पूरी मानव जाति तक पहुंच जाए, इसमें लगना, और इससे हमारे अंदर संतुष्टि। तो लोक व्यापीकरण का महत्व काफी इंपॉर्टेंट है। और बाबा जी को आप देखते हैं तो जीवन का जितना आप लंबे समय हम लोगों ने देखा, उनका हर सांस, है ना, एवरी सिंगल ब्रेथ, कैसे ये बात, है ना, सब तक पहुंचे। तो बाबा जी जीते हुए ये बात सभी तक पहुंचे। हम लोग जब जाते रहे तो आप देखते हैं कि आपको समझना है। अच्छा, बाबा जी समझना है कब? जब आप तैयार हैं। हम लोग तो कई बार देखे 3 बजे भोर में ही उठकर बातचीत चल रही है। कोई बहुत महत्वपूर्ण है तो बहुत अर्ली मॉर्निंग में वो शुरू कर देते हैं, है ना। तो इस तरह से देखते हैं कि कितना वो हर समय इसमें लगे हैं, पूरे लाइफ में इसमें उन्होंने लगाया हुआ है। तो अगर हम भी करते हैं ऐसा, तो ये जो लोक व्यापीकरण है, समझाने की जो बात है, जी करके उसको मॉडल करने की जो बात है, इसी से हमारा समझदारी भी इससे जुड़ा हुआ है ना। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। समझना और समझाना, समझाना और समझना एक दूसरे के पूरक है, अलग नहीं है। हर व्यक्ति अनुभवगामी विधि से अध्ययन, शोध, परीक्षण, निरीक्षण पूर्वक अनुभव और परावर्तन में अनुभव मूलक प्रणाली से मानवाकांक्षाओं को प्रमाणित करना हो जाता है। तो 2 विधियों की बात अब आ गई। जब हम अध्ययन कर रहे हैं, है ना, परावर्तन प्रत्यावर्तन की बात कर रहे हैं, तो 2 विधियों को इंडिकेट करा रहे हैं। एक तो है अनुभवगामी विधि। तो जो अध्ययन है, जो शोध है ना, वो अनुभवगामी विधि से अध्ययन होता है। और अनुभव मूलक प्रणाली से जो मानवाकांक्षा है, अभ्युदय है, सर्वतोमुखी समाधान, उसका प्रमाण होता है। इस प्रकार अध्ययन बोध अनुभव मूलक विधि से, है ना, अनुभव मूलक प्रणाली पूर्वक मानवाकांक्षा के अर्थ में जीना बन जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार अध्ययन बोध अनुभव मूलक विधि से अनुभव मूलक प्रणाली पूर्वक मानवाकांक्षा के अर्थ में जीना बन जाता है। यही अध्ययन का मूल उद्देश्य है। अध्ययन इसीलिए कर रहे हैं। अनुभव मूलक विधि से जीने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होने के क्रम में ही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का प्रमाण होना, क्रम से समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व में प्रमाण हो जाना हर जागृत व्यक्ति का पहचान हो पाता है। तो अब इस अनुभव मूलक विधि से हम जब, है ना, जीने जाते हैं, तो उससे क्या होता है, कह रहे हैं बड़ी सुंदर बात, कि इसमें जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमारा ये व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज देखिए हम लोग ऑनलाइन पे बात कर रहे हैं, और लगभग मेरे ख्याल से 50 से 100 लोगों के बीच तो तत्काल ही इसमें जुड़े हुए हैं, है ना। एक समय अभी 10-15 साल पहले की बात है कि 10 आदमी को खोजना मुश्किल होता था, है ना। 20 साल पहले की बात है। अभी इतने लोग हैं। और ये तो
डायरेक्ट जुड़े हैं, इस कितने इनडायरेक्ट लोग जुड़े हुए हैं। तो ऐसे मानव से मानव जुड़ते जा रहे हैं, है ना। तो जिस तरह से इसमें संख्या में वृद्धि होगी, इस तरह से हमारा विश्वास जो है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था प्रमाणित हो जाने में, यह हमारा विश्वास और पुष्ट होता जाएगा, है ना। और इसमें हम आपस में जुड़ते चले जाएंगे। इतना ही नहीं, हर नर नारी जागृत होना चाहते ही हैं, इसलिए जागृत होने योग्य शिक्षा का लोक व्यापीकरण करना ही एकमात्र उपाय है। अब इसमें आपको, हम लोगों को पूरा काम करना ही नहीं है, एक बड़ा काम ये है, हो गया है, ऑलरेडी होकर रखा है कि हर मानव ऐसा चाहता ही है। तो हर मानव जागृत होना चाहता है, नासमझी के साथ कोई जीना नहीं चाहता है, भ्रम में कोई रहना नहीं चाहता है, दुख को कोई चाहता नहीं है, समस्या को कोई वरता नहीं है। हर आदमी समाधान चाहता है, हर आदमी सुखी होना चाहता है, हर आदमी, हर मानव, है ना, जागृत होना चाहता ही है। अब उस चाहत में हमारा थोड़ा सा प्रस्ताव, इसके साथ क्या हुआ, काम पूरा हो गया, है ना। तो लोक व्यापीकरण एक सहज कार्यक्रम है, ये भी अपने को समझना, ये दुरूह काम नहीं है। अगर ये नहीं हम कर पा रहे हैं, अगर हम दूसरे तक ठीक से नहीं पहुंचा पा रहे हैं, ऐसा इसलिए नहीं कि दूसरा नहीं ले पा रहा है, ऐसा इसलिए कि हम शायद उस रूप में से प्रस्तुत ही नहीं हो पा रहे हैं जिस रूप में वो लेने में अभी सक्षम है। उसकी जो पात्रता है उसके अनुसार हम नहीं दे पा रहे हैं। मानवीय शिक्षा में मानव में से के लिए आवश्यक सभी मुद्दे अध्ययन के लिए वस्तु है। तो जब हम मानवीय शिक्षा की बात करते हैं तो ये सारे मुद्दे, है ना, जो मानव में से के लिए आवश्यक है, सारे मुद्दे का अध्ययन आवश्यक है, वो सारे मुद्दे अध्ययन का वस्तु है। ठीक है। अगर कोई प्रश्न, मैं एक काम कर रहा हूं कि जो इधर कमेंट आ रहा है उसको मैं पढ़ नहीं रहा हूं, मैं क्वेश्चन अंत में लूंगा, है ना। इस ढंग से अब देखिए, अब आगे अध्ययन का वस्तु, हमको अध्ययन किस चीज का करना है, क्या अध्ययन करना है ना, ये वाली बात यहाँ पे स्पष्ट कर दे। इस ढंग से मानव परंपरा उत्तरोत्तर जागृत होने के रूप में परावर्तित रहता ही है। प्रत्यावर्तन में सुख शांति संतोष आनंद से सराबोर रहता ही है ना। मानवाकांक्षा अपने आप में कार्य व्यवहार व्यवस्था विधि से प्रमाणित होता ही है। यही जीने का तात्पर्य है, इसको कह रहे हैं जीना। जब जीना कह रहे हैं तो ये जीना है ना। अर्थात कार्य लक्ष्य और प्रयोजन प्रमाण होना, उसकी निरंतरता बने रहना ही जीने का तात्पर्य है। ठीक है। तो प्रयोजन हम लोगों ने अभी पीछे देखा, प्रयोजन क्या है, लक्ष्य क्या है और कार्य क्या है, इसको हम लोगों ने अभी थोड़े समय पहले देखा था। मानव कुल में से ज्ञान विज्ञान विवेक प्रमाणित होता है। तो मानव कुल में ही ज्ञान विज्ञान विवेक प्रमाणित हो सकता है और इसकी कहीं संभावना नहीं है। यही निर्विवाद स्वत्व का स्वरूप है ना। यह निर्विवाद स्वत्व ये इसी को कह रहे हैं स्वत्व। तो मानव का जो स्वत्व है वो स्वत्व क्या है, समझदारी, है ना। होने के रूप में समझदारी को मानव का जो स्वत्व है वो हो सकता है। दूसरी बात क्या है कि इसी के साथ मानव जो है मानवीय चेतना के आधार पे आचरण कर सकता है। इसके पहले अगर ज्ञान विवेक विज्ञान प्रमाणित नहीं है ना, तो मानवीयतापूर्ण जो आचरण है उसको हम नहीं देख सकते हैं। समझदारी हमारा स्वत्व नहीं बन सकता है। अभी जब हम स्वत्व की बात करते हैं, जिस स्वत्व की बात, वो स्वत्व नहीं है। जैसे अभी हम लोग स्वामित्व, है ना, स्वत्व क्या देखते हैं, पैसे से, धन से, है ना। तो धन हमारा स्वत्व नहीं है, आज है वो कल दूसरे के पास चला जाता है। शरीर भी हमारा स्वत्व नहीं है। तो जो स्वत्व है वो है समझदारी, यही हमारा स्वत्व है मानव का। उसी समझदारी को क्या कह रहे हैं, ज्ञान विवेक विज्ञान। तो ज्ञान विवेक विज्ञान ही हमारा स्वत्व है, वो हमारे साथ बना रहता है। ऐसे स्वत्व परावर्तन में सार्थकता का आकलन और स्वीकृति के आधार पर ही स्वत्व में आकलन
बनता ही रहता है। निरंतर श्रेष्ठता की ओर